माजिद मकसूद है। दोस्तों, आज हम प्रोग्राम स्पेशल कर रहे हैं। हम इलेक्शंस 2024 के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आज हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पंजाब में जो सूरत हाल है उसके हवाले से बात करेंगे। उसके लिए हमने एक पंजाब के दोस्त को जहमत दी है, जो ताल्लुक तो उसका लाहौर से है, लेकिन वो अभी ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं, आफ्ताब गोरैया साहब। तो हम उनसे पास चलते हैं और उनसे सवालात करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब में क्या पोजीशन है। लेकिन इस सवाल से पहले आफ्ताब साहब, मेरा पहला सवाल तो ये है, आप मुझे बताइए, आपको मैं पढ़ता भी रहता हूँ समाचार में, ये बताइए इलेक्शन हो रहा है मुल्क में? मेरा ख्याल है इलेक्शन तो होगा। पिछले 2-3 दिन में कुछ ऐसे सुनने में आ रही हैं, कुछ वो टॉक शोज वगैरह में कि शायद कोई वो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इलेक्शन होगा। इलेक्शन के सिवा मेरा ख्याल चारा शायद ना हो। एक तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो इसके ऊपर काफी जो है वो है इसके लिए जोर दे रहे हैं। इसके अलावा अदरवाइज भी आप देखें ना, तो मार्च में सेनेट की मुद्दत भी खत्म हो रही है। 50 लोग जो हैं, आधे जो लोग हैं, तो सेनेट ही एक आपका आईनी इदारा बचा हुआ है इस वक्त जो है, तो वो भी खत्म हो जाएगा, तो वो एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। इसके अलावा आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं, आईएमएफ के साथ, दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, फेटफ है, और दूसरे जो आपकी इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बनती ना इलेक्शन के बगैर। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन तो होगा। तो ये मेरा आठ ख्याल को ही इसमें 8 को होगा या एक्सटेंड? 8, मेरा ख्याल है 8 को ही हो जाएगा। ज्यादा इसमें छेड़छाड़ शायद अब चीफ जस्टिस ना करने दें हम। अच्छा, अब आगे चलते हैं सर। आप मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पंजाब पर्टिकुलर, उसमें क्या पोजीशंस देखते हैं? उसमें आपको नजर आता है कि कोई चेंज बिलावल भुट्टो की लीडरशिप के बाद और उसके विजिट्स के बाद और उसके एज ए फॉरेन मिनिस्टर के बाद, जैसे आपने लिखा वो बड़े कामयाब फॉरेन मिनिस्टर रहे, तो पंजाब में कुछ आपको नजर आता है कि कोई मैटर करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, बात यह है कि बेटर पोजीशन हो या कोई 2018 से कोई पोजीशन में फर्क आए, तो वो तो आप तब कह सकते हैं ना कि जब पार्टी का कोई इंटरेस्ट अभी शो कर रही हो पार्टी। अभी तो बयानात की हद तक ही है ना। अभी मुझे अदरवाइज तो पार्टी का कोई ग्राउंड पे तो ऐसी चीज नहीं नजर आ रही ना ही। कोई जाके उधर चेयरमैन बिलावल ने इस तरह कोई जलसे किए हैं जैसे वो केपीके में 5-6 दिन लगा के आए हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि 7 तारीख को, 7 दिसंबर को वो दोबारा केपीके में जा रहे हैं। तो पंजाब में तो ऐसा कोई एक्टिविटी हो नहीं रही फिलहाल। पंजाब के तो जो सदर हैं वो राजा परवेज अशरफ, जब से वो स्पीकर बने हैं वो इनएक्टिव हैं। और कायम मुकाम सदर के साथ काम चलाया जा रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई पीपल्स पार्टी की कोई ऐसी एक्टिविटी मुझे नजर आई है, स्पेशली सेंट्रल पंजाब में। साउथ पंजाब में कहा जा रहा है कि उधर कुछ पोजीशन बेहतर है, लेकिन सेंट्रल पंजाब जिधर 100 सीटें हैं उधर मुझे कोई पीपल्स पार्टी की बहुत डिफरेंट पोजीशन नहीं नजर आ रही 2018 के इलेक्शन से फिलहाल। आगे 2 महीने में कोई चेंज आए, उधर कुछ लोग शामिल हो या क्यादत अपना इंटरेस्ट ज्यादा शो करे और पंजाब में कोई ऐसी पॉलिटिकल एक्टिविटी करे, तो चेंज आ सकती है। पार्टी ये तो कह रही है कि हम सरप्राइज देंगे, तो पता नहीं उनके जेहन में क्या है, वो कैसे वो सरप्राइज को डिफाइन करेंगे जो वो सरप्राइज कह रहे हैं। तो मुझे फिलहाल तो ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं नजर आ रही, सिवाय इस चीज के कि पार्टी, पीपल्स पार्टी जो है वो ये उम्मीद लगा के बैठी है कि अगला इलेक्शन जो है उसमें पीटीआई जो है वो लो प्रोफाइल के साथ होगी। इमरान खान इलेक्शन में नहीं होंगे, उनकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लीडरशिप नहीं होगी, तो उनका वोट बैंक जो है वो पीपल्स पार्टी को किसी हद तक वोट दे, नवाज शरीफ की या नून लीग की मुखालफत में, वो किसी हद तक वो वोट पीपल्स पार्टी को दे दे। तो ये एक उम्मीद अगर लगा के बैठे हैं, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत अच्छी उम्मीद है जब तक आप ग्राउंड पे जाके काम नहीं करेंगे। ये तो आप और मुझे भी समझ में आ रहा है, मैं भी इस आर्गुमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता या बाय नहीं करता, जो अगर वो समझते हैं। आपने भी इफ में बात की है। अच्छा, एक चीज और बताइए, हमेशा मेरे जहन में बात आती है,
ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग हमेशा ट्रेडिशनली राइवल रहे हैं एक दूसरे के। और हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स होंगे उन्होंने बड़ी मारें खाई होंगी पंजाब में, क्योंकि इनकी हुकूमत रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्यादातर वो अपोजिशन में रही है। तो आप क्या समझते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब नून लीग के साथ कोई रिकंसिलेशन की बात करती है या कोई भी इस तरह कन्फ्रंटेशन में नहीं आती, उनके नैरेटिव को चैलेंज नहीं करती, तो पंजाब में जो बड़ा जिसको नजरियाती वर्कर आप कहें, वो क्या फील करता है? क्या ये पीपल्स पार्टी की बात हक में जाती है या ये पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट में जाती है? आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि आप तो वहीं बैठे हुए हैं। देखें, बात यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ जमातें हैं। इन दोनों जमातों का एक बड़ा बिटर पास्ट रहा है। एक माजी इनका रहा है 1890s की दहाई में। उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ और एक चार्टर इन्होंने ऐसा साइन किया कि हम जो पीछे हुआ हम उसको भूल के आगे चलते हैं, और हम एक दूसरे को जिस तरह से पहले हुकूमतें गिराई जाती रही, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि हम एक दूसरे के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट को कंधा नहीं देंगे। प्लस उसमें जो चार्टर में कुछ चीजें थी कि हम ये वाली जो है बेहतरी लेके आएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सारा कुछ 18वीं तरमीम में वो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी हुआ। तो मैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो ताल्लुकात है ना, वो उसको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तनाजुर में देखता हूँ कि जो भी, अगर इसको आप मुफाहमत का नाम दे लें, इसको आप सीओडी की कह लें, वजह जो भी है। अब आगे चलें कि प्रैक्टिकली है क्या। प्रैक्टिकली तो ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ जमातें हैं। ये 16 महीने हुकूमत में भी रही, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन भी किया जा चुका है, पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है डिफरेंट फोरम्स पे। क्यादत भी बार बार कह चुकी है कि वो एक वन ऑफ थिंग थी, और वो एक मिनिमम एजेंडा जो था उसके ऊपर वो जमातें इकट्ठी हुई, और उसका मकसद था सेव पाकिस्तान। अगर वो उस वक्त पीपल्स पार्टी वो इनिशिएटिव ना लेती तो मुल्क को नुकसान हो जाता। वो जरदारी साहब बार बार उसको बता चुके हैं। तो मैं तो इसको, उनका जो आर्गुमेंट है उसको बाय करता हूँ। अब जहां आप बात करते हैं ना पीपल्स पार्टी के नजरियाती कारकुन की कि वो क्या फील करता है नून लीग के साथ चलने को, तो बात यह है कि मैं तो इस चीज का एडवोकेट हूं कि पार्टी की क्यादत जो कहती है ना उसके मुताबिक आपको चलना चाहिए। पार्टी की क्यादत इसी वास्ते क्यादत है कि वो डिसीजन मेकिंग का उन्हें अख्तियार है। नजरियाती कारकुन की जो बात है वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि पीपल्स पार्टी या नून लीग अगर किसी जगह पे इकट्ठे चले हैं तो वो किसी बेटर कॉज के लिए चले हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी अपने नजरियाती मुखालिफ के साथ बैठी हो। इससे पहले एमआरडी का इत्तेहाद जो था जनरल जिया के खिलाफ, वो तो वो लोग थे जो पीपल्स पार्टी के बानी की फांसी के बराह रास्त जिम्मेदार थे, लेकिन पीपल्स पार्टी उनके साथ बैठी एक मिनिमम एजेंडे पे को लेके। तो इसी तरह ये वाला जो अभी रिसेंट कोalition गवर्नमेंट थी वो भी एक मिनिमम एजेंडे के तहत थी। और जो ही वो गवर्नमेंट आते हुए दोनों पार्टियां जो है उन्होंने अपना इलेक्शन लड़ना है, दोनों की डिफरेंट आइडियोलॉजी है, दोनों एक दूसरे की मुतजाद नजरियात हैं दोनों के। तो यही वजह है कि आपको आजकल जो दोनों जमातों में कन्फ्रंटेशन की फिजा नजर आ रही है, वो यही वजह है कि बाज लोग उसको फ्रेंडली फायर कहते हैं, लेकिन मैं इसको फ्रेंडली फायर नहीं समझता। मेरे हिसाब से ये वही नजरियाती कशमकश है जो इन दोनों जमातों की हमेशा से है और रहेगी। तो इस वास्ते नजरियाती कारकुन जो है उनको मेरा ख्याल है कि क़यादत पे यकीन रखना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला पार्टी अपने नजरियात पे खड़ी है, और आइंदा भी ऐसा ही रहेगा। अच्छा, दूसरा आफ्ताब साहब, आपने शुरू में बात की कि वहाँ की जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो प्रोविंशनल क्यादत है, इस पे बड़े हमेशा सवाल आते हैं। कायरा साहब थे तो वो भी, उस पे भी सवाल बहुत आए, इलेक्शन के दिनों में भी आए, पहले भी आए, कि वो लोगों में जाते नहीं है, वर्क नहीं करते, काम नहीं करते। दो के कायरा साहब को मैं पर्सनली भी बहुत पसंद करता हूँ, ये डिसेंट मैन, लेकिन पार्टी के हवाले से उन पे भी बड़े सवाल आता है, मैंने पढ़ा अखबारात में। और ये जो जैसे आपने कहा कि अभी हमारे जो स्पीकर साहब थे, ये परवेज अशरफ साहब,
ये भी पुराने वर्कर है पीपल्स पार्टी के, और इसकी भी शायद पैदाइश भी सागड़ की है सिंध की। तो ये भी बड़े एसोसिएट रहे पीपल्स पार्टी के साथ, लेकिन इनको भी शायद कोई इतना मैंने इसको देखा नहीं है लाहौर में इजलास करते, वर्कर्स का इजलास करते, पार्टीज में जाते या पार्टी कारकुनों से मिलते। जैसे अगर मैं सिंध की आपको मिसाल दूं तो यहाँ पे निसार अहमद खोड़ो साहब है पिछले कई सालों से, वो बड़े मुद्दा रहे के बड़े वो भी उसके दौर में भी थे, अपना बीबी के दौर में भी थे, तो बड़े मुद्दा रखे हैं और हर जगह पे नजर आते हैं। वो लाड़काना में नजर आते हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में मैं उनकी प्रेजेंस देखता हूँ। तो मैंने कभी इसी तरह परवेज अशरफ को या इबिन कायरा साहब को नहीं देखा। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि जब तक पार्टी का काम नहीं होगा, पार्टी का मैं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा? मैं आपकी बात से 100% मुत्फिक हूँ। कायरा साहब की भी जो पर्सनैलिटी है वो शायद इस तरह की नहीं थी कि पता नहीं, शायद वो मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, अवामी आदमी तो वो है, लेकिन उनके दौर में भी वो एक मुश्किल दौर कह सकते हैं पंजाब में पीपल्स पार्टी का, उसमें वो पार्टी को लेकर चलते रहे। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने कि वो उस तरह नजर नहीं आए, उनकी प्रेजेंस नहीं नजर आई पूरे पंजाब में कहीं भी, कि किसी जगह पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या तहसील लेवल पे कोई वर्कर्स कन्वेंशन हो रहे हैं, कोई इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ नहीं, कोई ऐसी चीज उनके दौर में नजर नहीं आई। और जब ये राजा परवेज अशरफ साहब जब आए तो शुरू शुरू में इन्होंने, जब ये सदर बने हैं तो थोड़ा सा इनकी प्रेजेंस नजर आई है। और वो लाहौर का इलेक्शन आपको याद होगा, एन 133 नंबर में था शायद उसका इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूंसी का। वो जो लाहौर का इलेक्शन था, वो उसमें जिस तरह पार्टी ने हिस्सा लिया और जो राजा परवेज साहब की जिस तरह प्रेजेंस थी उस जगह पे, उस इलेक्शन में, उसका रिजल्ट हमें नजर भी आया कि पीपल्स पार्टी का वोट उस हल्के में 5,000 से बढ़ के 32-33 हजार पे चला गया था। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब ये गवर्नमेंट आई तो राजा साहब स्पीकर बन गए कौमी असेंबली के, तो वो इतना टाइम दे भी नहीं सकते थे अपने वो उसके जिम्मेदारी की वजह से। तो उस जगह पे ये था कि पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि उस वक्त किसी मुतहर्रिक सदर को लेके आती, क्योंकि आगे इलेक्शन भी आ रहा था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मुझे नहीं पता कि क्यों ऐसा किया गया कि एक परमानेंट सदर क्यों नहीं लाया गया। और अब भी जो है राजा साहब, 3 महीने हो गए हैं असेंबलियां खत्म हुए, तो राजा साहब तो अभी भी मुझे एक्टिव नहीं नजर आ रहे कहीं पे। पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है पीपल्स पार्टी। जो ये इस वक्त सूरत हाल है उसमें सिर्फ इस चीज पे बैठे रहना कि हम सरप्राइज देंगे और खुद ही लोग वोट डाल देंगे, तो वो नहीं होगा। वो 2018 से पोजीशन अगर बहुत ज्यादा बुरी नहीं होगी ना, तो उससे कोई बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन भी नहीं होगी। फर्क सिर्फ यही होगा कि 2018 का जो इलेक्शन था उसमें जो कंडीशंस थी वो बहुत ज्यादा पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट थी, नून लीग के भी अगेंस्ट थी। तो इस दफा पीपल्स पार्टी के उस तरह अगेंस्ट नहीं है पोजीशन। ये अलग बात है कि कहा जा रहा है कि नून लीग की डील हो गई है, लेकिन पीपल्स पार्टी को भी जलसे जुलूस करने की भी इजाजत है, और वो उनको उस तरह के मसाइल का सामना नहीं है जैसा पीटीआई को है या जैसा पीपल्स पार्टी या नून लीग को 2018 में था। तो इन फैक्टर्स की वजह से पीपल्स पार्टी अगर कुछ माइलेज गेन करती है तो वो ये वजह होगी। अदरवाइज उसमें आप कहें कि पार्टी की तंजीम का या कोई एफर्ट हो उसमें, तो वो तो कोई नहीं है। तो 2018 से कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट पोजीशन मैं तो फिलहाल आज के दिन तक मैं नहीं देख रहा। अच्छा आफ्ताब साहब, मुझे ये भी जरा बताइए, हमने सुना है ये अखबारों में पढ़ा है कि ये जो आपकी डिजिटल जो मीडिया है इसमें भी ये जो लोग हैं वो भी कोई पार्टी के वर्कर्स के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि पार्टी के जो वर्कर्स हैं जो काम करते हैं ज्यादातर उनको इग्नोर किया जाता है? तो ये वहाँ की लोकल नहीं, लीडरशिप। जी जी। मैं इस पे कोई बहुत ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि मैं नहीं समझता कि ये अगर कोई ये शिकायत करते हैं तो ये कोई जायज शिकायत है। अब आप देखिए, मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं पाकिस्तान से 10,000 किलोमीटर दूर पे बैठा हूँ। मेरा डिजिटल के साथ या पहले जो सोशल मीडिया की तंजीम थी, मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई ऑफिस बेरर नहीं हूँ। लेकिन मैंने जो लिखना होता है मैं लिख रहा हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन हेड कर रहा है उसको। अगर
मुझे कुछ लिखना है तो मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पे आपको ये लिखने के लिए, कुछ लिखने के लिए, कुछ करने के लिए आपको कोई डेजिग्नेशन नहीं चाहिए। अगर कोई नजरियाती वर्कर है, अगर कोई इतना एंथुजियस्ट है पार्टी के लिए, तो क्या उसे फर्क पड़ता है कि कौन चला रहा है उसको? आपको पता है, आपको कंटेंट मिल रहा है, आपको वो पहले भी मिलता था, अब भी मिलता है। अब वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, सारा कुछ है, कंटेंट आ जाता है। उसके बाद आपने अगर टाइम देना है पार्टी को, तो किसने रोका है? इस वजह से मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता कि जी वो पहले ऐसे था तो अब ऐसे है। मेरे ख्याल में ये कोई इशू होना नहीं चाहिए। नहीं, मैं आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ। मैंने तो बात की जो ट्वीट्स पढ़े, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं। अच्छा, दूसरी बात मैं साउदर्न पंजाब के हवाले से पूछना चाहता हूँ। वहाँ हमें थोड़ा ये भी नजर आया ट्विटर पे और स्टेटमेंट्स में कि कुछ लोग जो है पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, जो सराइकी बेल्ट है। लेकिन फिर उनको कहा गया कि आप पीपल्स पार्टी को ज्वाइन ना करें और आप नून लीग को ज्वाइन करें। तो इस तरह की कुछ फीलिंग आ रही है। तो आप ये भी कह रहे हैं कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, जैसे नवाज शरीफ और मेरा ख्याल है यही रीजन है, जो चेयरमैन बिलावल जो है वो जो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं ना, वो यही है। क्योंकि ये बड़ा ऑब्वियस था कि जब पीटीआई का डाउनफॉल होएगा, तो पंजाब के जो इलेक्टेबल्स हैं वो या तो नून लीग में बैठे हैं या पीटीआई में हैं। इसी तरह जैसे सिंध में पीपल्स पार्टी के सारे जो मेन इलेक्टेबल्स हैं वो सारे पीपल्स पार्टी के पास हैं। ये अलग बात है कि उधर इलेक्टेबल शायद है या नहीं है, उधर तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है। लेकिन जो चंद इलेक्टेबल्स ऐसे थे जो पार्टी में नहीं थे और वो एक आध सीट जीत जाते थे, वो भी पार्टी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तो ये बड़ा ऑब्वियस था कि जब पीटीआई के लोग छोड़ेंगे, तो उनके पास चॉइस जो होगी वो पीपल्स पार्टी होनी चाहिए, क्योंकि नून लीग के तो पास तो ऑलरेडी लोग मौजूद हैं। एक एक हल्के में उनके दो दो तीन तीन चार चार लोग हैं, तो नया बंदे की तो जगह नहीं बनती। लेकिन हुआ ये कि एक नई पार्टी खड़ी कर दी गई, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। और ये वो पार्टी है कि जिसको मैं समझता हूँ, जिसकी जमीनी हकायक जो हैं वो ये है कि इनको अवाम में इनकी कोई से है ही नहीं। ये सिर्फ यही है कि कोई इलेक्टेबल है, वो अगर अपनी सीट खुद जीत सकता है तो वो जीत जाएगा, वरना तहरीके इस्तेहकाम, क्या नाम है इनका, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जी। उसके नाम पे कोई वोट नहीं देगा। जहांगीर तरीन या अलीम खान के नाम के ऊपर कोई बंदा वोट नहीं देगा। इसके अलावा जो पीटीआई से छोड़ के आ रहे हैं बंदे, उधर से ही छोड़ के आ रहे हैं, तो उनको तो पीटीआई का वोट भी नहीं मिलेगा। ये जरूर है कि वो बंदा अगर आजाद खड़ा हो जाए या वो पीपल्स पार्टी में चला जाए, तो चांस है कि अगर उस जगह पे पीटीआई का कैंडिडेट ना हो तो वो अपना वोट आजाद उम्मीदवार को या पीपल्स पार्टी को दे दे। लेकिन वो बंदा जो तहरीके इस्तेहकाम पार्टी में चला गया, उसको पीटीआई का वोटर वोट नहीं देगा। लेकिन वो सारे जो इलेक्टेबल्स हैं वो उसमें भेजे जा रहे हैं, और ये रोका गया है। ये जरूर रोका गया, ये लाइन लगी हुई थी पीपल्स पार्टी की साइड पे। जरदारी साहब भी आके बैठे रहे एक दो दफा, लेकिन डेफिनेटली इन लोगों को रोका गया कि आपका ये मंजिल जो है ना वो पीपल्स पार्टी नहीं, आपकी मंजिल इस्तेहकाम पार्टी है। एक तो ये बहुत बड़ा अटेम्प्ट है, जैसे पीपल्स पार्टी को पंजाब से मतलब एक खत्म करना। क्योंकि आप जब ये बात हम मान रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने कहा, इसका मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं कर रही। दूसरा सवाल मेरा इसके साथ जो आपने इसमें ना एक चीज आपको अगले क्वेश्चन में, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। देखिए बात ये कि पंजाब जो है ना, ये सिर्फ ये कह देना कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की का डाउनफॉल जो है वो तंजीम की वजह से है या किसी एक फैक्टर के, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें इंटरनल फैक्टर्स भी हैं पीपल्स पार्टी के, जैसे ये तंजीम वगैरह की कमजोरियां हैं, ये इंटरनल। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं इसमें कि पीपल्स पार्टी को कैसे रोका गया और रोका जाता है। जब भी पीपल्स पार्टी पंजाब की तरफ रुख करती है ना कोई ऐसी चीज चला दी जाती है कि पीपल्स पार्टी को फिर भाग के जाना पड़ता है सिंध में ना, कि पीपल्स पार्टी पंजाब में ना आए, इस वास्ते कोई ना कोई फिलर उधर सिंध में छोड़ दिया जाता। तो ये बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर मैंने काफी दफा लिखा भी है, इसके ऊपर मेरा एक पंजाब का मुकदमा भी मैंने लिखा हुआ है इसके ऊपर, पीपल्स पार्टी पंजाब का मुकदमा।
तो ये तो बड़ा तफसीली एक टॉपिक है। इसके ऊपर तो किसी अलग सिटिंग में भी बात हो सकती है कि पीपल्स पार्टी के डाउनफॉल की क्या वजह। बहुत सारी रीजंस हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। और ये जो पीपल्स पार्टी अभी पंजाब में नहीं आ रही, के चेयरमैन बिलावल जो है वो बार बार केपीके में जा रहे हैं, एक दो दफा पहले गए हैं, अब दोबारा भी जा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या वजह है। लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी को उस तरह इधर फंक्शन करने की शायद बहुत बड़ी कीमत देनी पड़े। मैं तो यही कहूँ। जी, आपकी बात सही है। अच्छा, मैं आपका किसी आर्टिकल्स में पढ़ा था, आपने कुछ खदशा जाहिर किया कि हो सकता है कि पीसीआई इलेक्शंस का बायकॉट करे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा नजर नहीं लगता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, फिर भी आप भी अपनी रेशनल दीजिएगा। मैं ये समझता हूँ कि शायद इसलिए ये नहीं करेंगे क्योंकि इनको ये ऐसे फैसले, जज्बाती फैसलों से इनको नुकसान बहुत हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने पंजाब असेंबली तोड़ दी, केपीके की हुकूमत तोड़ दी, सब कुछ तोड़ दिया और इस तरह के वहां से इस्तीफे दे दिए नेशनल असेंबली से। कुछ इस तरह बचपन में के जो फैसले उन्होंने किए हैं, मेरा ख्याल है इनकी थोड़ी लेसन लर्निंग या थोड़ी सी रियलाइजेशन होगी, अब ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन आपने लिखा है इसलिए मैंने आपसे पूछता हूँ कि क्या कुछ आपको इस तरह का कोई इम्कान लगता है? देखिए, आपने कहा, मेरा ख्याल है इमरान खान जिस शख्स का नाम है ना, उसने कभी नहीं सीखा किसी चीज से। आप देख लें, मेरा आर्गुमेंट ये इस वास्ते है बाइकाट वाला, और मैं इस पे कायम हूं, कि बात यह है कि इमरान खान की जिस तरह की तबीयत है ना, आफ्ताब तबाह, आप उसमें देखें, इन्होंने 2008 के इलेक्शन का बाइकआउट किया, इन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफे दे दिए, पूरी कोर कमेटी उसके खिलाफ थी, लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं इस्तीफे देने हैं, ठीक है। इसी तरह केपीके और पंजाब की असम्बलियां तोड़ने पे भी पूरी कोर कमेटी पार्टी इस फैसले के खिलाफ थी, लेकिन इमरान खान ने कहा कि नहीं, मैंने ये इस्तीफे देने, असम्बलियां तोड़नी है। और अभी रिसेंटली अब इन्होंने जो चेयरमैन अपॉइंट किया, आप उसमें देख लें कि पंजाब में इन्होंने चीफ मिनिस्टर दिया उस्मान बुज़दार, केपीके में इन्होंने चीफ मिनिस्टर दिया महमूद खान, परवेज हटक की जगह। अब वैसा ही इन्होंने चेयरमैन दे दिया। अब आप देखें, मैं पहले भी एक दो जगह पे बात कर चुका हूं ये, कि अगर किसी वकील को ही चेयरमैन बनाना था, तो ऑटोमेटिक चॉइस जो बनती थी ना, वो हामिद खान की बनती थी। वो एक अच्छे चेयरमैन होते जो पार्टी को अच्छे तरीके से इलेक्शंस में लेके जाते हैं, उनका वो सियासत में भी उनके गहरी नजर है, और वो शुरू से पार्टी के साथ हैं, बानी मेंबर हैं पार्टी के। अब एक ऐसे बंदे को आपने, इमरान खान ने उठा के चेयरमैन बना दिया, जिसको अब अपना सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि मैं पीटीआई का चेयरमैन हूं। ऐसा बंदा, आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, बहुत बड़ा ये सिस्टम है, इलेक्शन 1,000 लोगों को टिकट देना है आपने। तो इस बंदे की, इस तरह के बंदे की बात कौन मानेगा? इनका अपना पॉलिटिकल विजन कितना है? ये सारी चीजें जो है, जिनके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। अब इमरान खान की ये सारी जो चीजें हैं ना, वो जो मैंने आपको बताए उनके, इमरान खान की जो तबीयत, अब वो देखें कि वो इमरान खान कहे कि अच्छा यार ये, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं है पीटीआई की के पास। तो वो इमरान खान कहे कि यार ये इन्होंने जीतने तो हमें देना नहीं, हमारे पास तो कैंडिडेट नहीं खड़े होने दे रहे, अगर 5 7 10 सीटें लेनी तो उससे बेहतर है कि इलेक्शन को बाइकआउट करो और पूरे इलेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दो। तो इस वास्ते मेरा तो ये, मैं अभी भी इस पे हूँ, कायम हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्ड है जो इमरान खान खेल सकता है। नहीं, आपका बिल्कुल इसमें तो एक रेशनल है, आर्गुमेंट है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन मैं एक सवाल और भी करता हूँ। अब अगर हम पीटीआई की बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्योंकि ये जो चेंज हुई है, कुछ लोग इसको यही कहते हैं कि जैसे आपने हामिद खान साहब का नाम लिया, तो हामिद खान के लिए ये कहते हैं कि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आदमी है। कंट्रोवर्शियल इन सेंस कि वो अपनी लाइन लेने वाला आदमी। वो इमरान खान से भी इख्तलाफ करते थे और मेरी उससे मुलाकातें भी है यहाँ पे, कराची में आते रहे हैं उसमें फेस्टिवल में। तो वो कुछ इस तरह के आदमी है कि वो इमरान खान पे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, मीडिया पे बात भी कर सकते हैं, उसको आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन आप कह सकते हैं। यकीनन वो उसका हाँ, सपोर्ट तो है। वो, मेरे ख्याल में तो ये जो बातें आप कर रहे हैं, ये तो उनकी फेवर में जानी चाहिए।
हाँ ऐसा ये, बंदा जो जो अपनी एक से रखता है वो डिलीवर भी कर सकता है। हाँ अब ये एक नहीं सोचा गया, ये पपेट नहीं आपने सोचा दिखा दिया। गया, लेकिन इसका इसका एक इम्पैक्ट ये हो सकता था शायद, ये हो सकता है सोचा गया या नहीं सोचा गया। लेकिन अगर हामिद खान एक वोकला कम्युनिटी का भी एक लीडर है, अगर ये आ गया तो बहुत सारे जो वोकला जो दूसरे पीपल्स पार्टी के हो सकता है जो इनके अपोनेंट है उसको एतराज भी हो सकता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरह की भी कोई सिचुएशन हो सकती हुई, इसलिए ऐसे बंदे को इन्होंने लिया जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल भी है और बिल्कुल सिंपल भी है, और वो नहीं, बंदा। मेरा नहीं ख्याल इसमें कंट्रोवर्सी वाली बात तो शायद पता नहीं है कि नहीं है। अब देखें, एक वकील को चेयरमैन बनाने का मकसद क्या था इनका? वो यही था कि एक तो वकीलों की जो ताकत है उसको यूज किया जाए। दूसरा ये कि इनके ऊपर आसानी से कोई हाथ नहीं डाल सकता, वरना तो जो उम्मीदवार खड़ा करेंगे उसको कोई ना कोई केस डाल के अंदर कर देंगे। तो इस वास्ते वो इमरान खान ने ये मुनासिब समझा कि मैं, हालांकि मेरे हिसाब से ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है इमरान खान का, ये उनकी कोई पॉलिटिकल मेच्योरिटी को जाहिर नहीं कर रहा ये चीज। लेकिन बात यह है कि अगर यही डिसीजन लेना था तो फिर हामिद खान ही बनता था, क्योंकि वो हामिद खान एक पीपल्स वकीलों के एक बहुत बड़े धड़े को लीड करते हैं। अगर वकीलों की ताकत को इस्तेमाल करना था तो वो बेहतर तौर पे इस्तेमाल हामिद खान के जरिए हो सकती थी। उसका एक बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा ग्रुप है वकीलों में। जबकि बैरिस्टर गोहर का तो अपना तो कोई ग्रुप ही नहीं है, ये तो एतजाज एतजाज हसन के चैम्बर में रहे हैं शायद। तो हाँ इनके पीछे तो कोई इतने वकील भी नहीं है। यही वजह है कि आपको पार्टी सारी वकीलों समेत आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हम अपने आखिरी 10 मिनट में हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे कहा जा रहा है और कि पीटीआई को बिल्कुल आ, मतलब है कि कानून मीटिंग करने की भी इजाजत नहीं है, कोई एक्टिविटी करने की भी इजाजत नहीं है, ये हमारे एक सीनियर सहाफी और पुराने नवाज लीग के जो ये नायाज अमीर साहब है, वो बैठ के बड़े जज्बाती बातें भी करते हैं वहां पे कि उसको किसी किस्म की कोई इजाजत नहीं है। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि ग्राउंड रियलिटीज में क्या कुछ लोग कहते हैं, अब मुझे इसका नहीं इल्म, वो कहते हैं कि ये नवाज लीग को इतना मैटर नहीं करेगी, और नवाज लीग के लिए इतना कोई ग्राउंड इतना कोई फर्टाइल नहीं है, और पीटीआई को अगर ये लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं भी मिल रही, उसके बावजूद भी उनकी पॉपुलरिटी में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, तो इसको आप कैसे देखते हैं आफ्ताब साहब? देखिए, बात यह है कि मैं तो ग्राउंड पे नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ महीने पहले पाकिस्तान गया हुआ था, जून जुलाई में। तो मैंने जो उधर ग्राउंड पे असेसमेंट की ना, वो यही थी कि नून लीग अपनी काफी ग्राउंड लूज कर चुकी है। मेरे इर्द गिर्द जो लोग होते थे ना, वो पहले नून लीग के होते थे वो सारे ना, लेकिन अब वो सारे पीटीआई के थे। अगर सेंट्रल पंजाब में मैं ये कहूँ, अगर पीपल्स पार्टी वाले मुझसे नाराज ना हो, तो सेंट्रल पंजाब में अगर पीपल्स पार्टी का नाम कोई नहीं लेता था ना, तो नून लीग के भी लोग मुखालिफ ही थे। अब ये बात आप तस्लीम करें या ना करें, यही बात मैंने पहले भी कही कि पीटीआई इलेक्शन में होती है या नहीं होती, लेकिन पीटीआई इस वक्त एटलीस्ट सेंट्रल पंजाब में बहुत स्ट्रांग है। वो 2018 से ज्यादा स्ट्रांग है इस वक्त पंजाब में। और ये एक रिफ्लेक्शन आपको पिछले साल ये जो रिजल्ट था जिमनी इलेक्शन का 20 सूबाई के हलकों में, वो आपको नजर भी आ गया। उसके बाद नून लीग ने या मरियम नवाज ने कभी ये बात नहीं की कि अगले इलेक्शन में नून लीग का टिकट बिकेगा। पहले वो नून लीग का टिकट की बात करते थे। वो वाली मिथ खत्म हो गई है। इस वास्ते ये जो वोट बैंक है पीटीआई का, पीटीआई लो प्रोफाइल के साथ इलेक्शन में होती है, या जैसे मेरा आर्गुमेंट ये है कि वो बाइकआउट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये इतना बड़ा वोट बैंक है, ये किधर जाएगा? या तो वो पीटीआई के लोग जो हैं, कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन लड़ना है, उन्होंने बेशक पीटीआई इलेक्शन में होती है नहीं होती, उनका कैंडिडेट खड़ा होने देते हैं नहीं होते हैं देते, वो आजाद खड़े होंगे। अगर वो आजाद खड़े होंगे तो ये वोट उनको पड़ेगा। अब ये पीपल्स पार्टी का ये था कि पीपल्स पार्टी एफर्ट करती पंजाब में, इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों ने बहुत टाइम जाया कर दिया इसके ऊपर, अभी भी टाइम है। तो पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि वो, उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो इस वोटर को कन्वर्ट करने की कोशिश करते अपनी तरफ। क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग में जो कॉमन चीज है ना, वो
नून लीग की मुखालफत है। तो इस एलिमेंट को जो है नून लीग की मुखालफत को, इसकी वजह से पीपल्स पार्टी को अगर पीटीआई का सारा वोट नहीं मिलेगा, 25%, 30% वोट भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट करने की जरूरत थी जो अभी तक तो नहीं की गई। आगे का मुझे पता नहीं। अच्छा आफ्ताब साहब, ये आपसे आखिरी सवाल होगा, बस 1-2 मिनट का भले इसका जवाब दीजिएगा। ये अभी मैं एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लिखा कि पीपल्स पार्टी का जो डाउनफॉल पंजाब में इसीलिए हुआ कि जो ये अपना गिलानी साहब की जो हुकूमत थी, या लास्ट जो पीपल्स पार्टी की जो फेडरल गवर्नमेंट थी, उसका कोई पंजाब में कोई काम नहीं हुआ। ये गालिबन शायद वड़ाइच साहब ने लिखा है, तो इस पे ये आप आखिरी कमेंट सुहेल करें। बड़ाइच साहब ने कॉलम था उनका 1-2 दिन पहले का। ये देखें, ये बहुत बड़ी जो है ना बदयांती की बात है। कैसे आप कहते हैं जी गिलानी साहब के दौर में पंजाब में कहा गवर्नमेंट किसकी थी पंजाब में? नून लीग की, पीपल्स पार्टी की। तो पंजाब में गवर्नमेंट आए 46 साल हो गए हैं। अब अगर कोई ये कहता है ना कि पीपल्स पार्टी ने पंजाब में काम नहीं किया, तो वो बहुत बड़ी बात करता। देखें, पीपल्स पार्टी की 50 साल होने को आ गए हैं, 46 साल हो गए पीपल्स पार्टी की पंजाब में गवर्नमेंट नहीं आई। अब ये एग्जैक्ट फिक्रा मैं आपको बता देता हूँ जो सुहेल वड़ाइच ने लिखे, और इतने बड़े सहाफी से कॉलम से मैं ये तवक्को नहीं, इतनी बड़ी बातें आती कि मैं तवक्को नहीं करता था। उन्होंने लिखा है कि गिलानी और जरदारी दौर में पंजाब में काम ना होने की वजह से पीपल्स पार्टी का डाउनफॉल हुआ। मुझे तो ये समझ नहीं थी, गवर्नमेंट उधर नून लीग की थी तो ब्लेम वो पीपल्स पार्टी को कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास जो काम करने वाले थे वो उन्होंने किया, वो सिंध में भी तो किए ना। अब वो अगर पंजाब में कोई बंदा ये कहता है ना कि इधर पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया, तो वो बहुत बड़ी बातें आती करता है भाई। 46 साल हो गए इधर गवर्नमेंट आए हुए पीपल्स पार्टी की, तो आप पीपल्स पार्टी को ब्लेम कर ही नहीं सकते। जी, आपका आपका जवाब भी आ गया, और मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो वही है। और ज्यादातर अगर आप एडीपी भी देखेंगे तो वो भी आप आबादी के हिसाब से पंजाब की कुछ ज्यादा ही होगी बाकी सूबों के हिसाब से। तो ये देखिए, कहना 18वीं तरमीम मंजूर हो गई थी 2009 में शायद, 10 में, 2009 में, नहीं 10 में। 10 में। हाँ, तो उसके बाद तो वैसे ही सब कुछ सारे वसाइल जो थे वो सूबों के पास थे। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही है ना। पीपल्स मैं पार्टी जो कर सकती थी एज ए फेडरल गवर्नमेंट, जो पीपल्स पार्टी कर सकती थी वो उन्होंने किया। अब बात लंबी हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम भी लंबा हो जाएगा। अब देखिए, पीपल्स पार्टी के सबसे ज्यादा इल्जाम जो लगाया जाता है वो तो ये लोड शेडिंग का लगाया जाता था ना। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उसी दौर में ये थारकोल प्रोजेक्ट शुरू किया ना। आज उसका रिजल्ट नजर आ रहा है। जी और ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये एक दिन में तो होते नहीं। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। शॉर्ट टर्म मेजर्स जो थे वो जो पीपल्स पार्टी लेके आई, वो इफ्तिखार चौधरी साहब बैठे थे उधर, वो उन्होंने कोई चलने ही नहीं दिया। जो रेंटल पावर के जो प्रोजेक्ट्स है वो इंटरम प्रोजेक्ट्स थे, कि जितनी देर में ये हमारे जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं ये कंप्लीट होंगे, ये इंटरम सोल्यूशन ये है। तो वो सुबह सारा दिन तो वो वजीरों को बुला के तो अदालत में खड़ा रखते थे, तो काम क्या होना था? हर चीज के ऊपर उन्होंने स्टे दिया हुआ था। तो ये चीजें तो बहुत है ये सारी, इसके लिए तो हर जी जी एक के इसके लिए एक अलग प्रोग्राम हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने सर टाइम दिया, और हमने 3-4 जो हमारे करंट इश्यूज थे उसको हमने कोशिश की आपने, और आपने बड़े अच्छे जवाब दिए। आई एम सो इम्प्रेस्ड, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा।